जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। शायद विवेक रंजन अग्निहोत्री ने भी नहीं सोचा होगा कि कश्मीर फाइल्स रिलीज के 3 दिनों के बाद एक बार फिर से चर्चा का विषय बन जाएगी। एक बार फिर से वही सारे मुद्दे जीवंत हो उठेंगे जो कि कश्मीर फाइल्स के रिलीज होने के समय पर उसको गलत ठहरा रहे थे। और वो भी किस लिए? इसलिए क्योंकि एक विदेशी नागरिक ने आकर भारत के ऊपर, भारत के इतिहास के ऊपर बनी हुई एक मूवी के बारे में कह दिया कि भैया ये वल्गर है। ऑब्वियस सी बात है, हर एक इंसान का अपना नज़रिया होता है। कुछ लोगों को अपने देश का इतिहास ही बुरा लगता है और कुछ लोगों को अपने देश के इतिहास को दिखाने में दिलचस्पी होती है। लेकिन ऐसा क्या था जिसने कि इजराइल और भारत को कहीं ना कहीं जोड़ के रखा था? क्योंकि भारत और इजराइल जिस जगह पर स्थित है, जियोपॉलिटिकल जिस तरीके से उनकी सिचुएशन रहती है, उनको देखें तो कहीं ना कहीं बहुत सारी समानताएं हैं इन दोनों के देशों के बीच में। जहाँ भारत पाकिस्तान से जूझ रहा है तो वहीं जो इजराइल है वो फ़लस्तीन से जूझ रहा है। कई सारी चीज़ें हैं जो कि इनके बीच में कॉमन है। लेकिन इसके बावजूद ये पूरा जो कांड हुआ है, क्या ये इजराइल और भारत के संबंधों में खटास डाल पाएगा? कश्मीर फाइल्स फिल्म एक बार फिर से चर्चा में है। दरअसल गोवा में हफ्ते तक चले 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आखिरी दिन जूरी हेड ने कुछ ऐसी बातें कह दी कि देश भर के लोगों का गुस्सा उनके ऊपर फूट पड़ा। सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं दी जाने लगी। जूरी हेड इजराइल के थे तो वहां के नई दिल्ली में तैनात राजदूत ने सुबह होते ही एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया। उन्होंने इजराइल के फिल्म निर्देशक नदाव लैपिड को जमकर सुनाया और बिना पढ़े समझे इस तरह के बयान देने से बचने की नसीहत दे डाली। दरअसल इफी के जूरी हेड और इजराइल के फिल्मकार नदाव लैपिड ने कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा और वल्गर फिल्म कह दिया। ये फिल्म पाकिस्तान समर्थित आतंकियों द्वारा कश्मीरी पंडितों की हत्या के बाद पलायन की दर्दनाक कहानी बताती। इजराइल के राजदूत ने जिस तरह से मेहमान बनकर भारत आए फिल्म एक्सपर्ट को करारा जवाब दिया, वैसे कम ही देखने को मिलता है। तो इसके बाद आपके मन में भी ये शायद सवाल उठा होगा कि आखिर वो दर्द क्या है कि कश्मीर पर आधारित इस फिल्म की आलोचना इजराइल सरकार इतनी ज़्यादा एक्टिव हो गई। असल में वो कहानी भी कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की तरह दर्दनाक और रूह कपाने वाली है। सीधी सी बात है, अपने ही फिल्म निर्देशक को फटकार लगाते हुए इजरायली राजदूत नाओर गिलोन का दर्द भी छलक पड़ा। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि होलोकॉस्ट सर्वाइवर का बेटा होने के नाते मुझे भारत में प्रतिक्रियाओं को देखकर बहुत दुख हुआ। दरअसल भारत में कई लोग होलोकॉस्ट की याद दिलाने लगे थे। राजदूत ने कश्मीर मसले पर संवेदनशीलता की भी बात कही। कश्मीर फाइल्स में भूमिका निभाने वाला अभिनेता अनुपम खेर ने मशहूर अमेरिकी फिल्म निर्माता स्टीवन स्पीलबर्ग की होलोकॉस्ट ड्रामा शिंडलर्स लिस्ट की तस्वीरों के साथ ही द कश्मीर फाइल्स की एक तस्वीर भी पोस्ट करी। शिंडलर्स लिस्ट फिल्म 393 में आई थी, जो कि जर्मन उद्योगपति ऑस्कर शिंडलर पर आधारित थी, जिन्होंने 1000 से ज़्यादा पोलिश यहूदी शरणार्थियों को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बचाया था। दरअसल कश्मीर फाइल्स की चर्चा होने से इजराइल की होलोकॉस्ट की डरावनी यादें भी ताज़ा हो जाती। ये एक ऐसा नरसंहार था जिसमें 60 लाख यहूदी मारे गए थे। इसमें कई बच्चे थे। कहानी दूसरे वर्ल्ड वॉर के समय की। नाजी सेना यहूदियों का कत्लेआम कर रही थी। ये इतना खतरनाक था कि इजराइल के पीएम रहे नफ्ताली बेनेट ने कुछ समय पहले कहा था कि आजकल किसी की भी जंग से होलोकॉस्ट की तुलना नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि नाजी चाहते थे कि सारे यहूदियों का नामो निशान मिटा दिया जाए, और नाजियों ने आखिर किया ही क्या था? दरअसल नाजी जर्मनी की ओर से जानबूझकर संगठित रूप से सरकार द्वारा मशीन की तरह मर्डर करने की खौफनाक घटना होलोकॉस्ट कही जाती। इसमें करीब 60 लाख यूरोपीय यहूदी मारे गए थे। होलोकॉस्ट एक ग्रीक शब्द है जिसका सीधा सीधा मतलब होता है आग को दी गई आहुति। नाजियों ने 1933 से लेकर 45 तक घोषणा कर दी थी कि रोमनी, पोल्स, रूसी और शारीरिक मानसिक रूप से अक्षम लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं। जर्मनी की सत्ता पर काबिज होने के बाद हिटलर ने शिक्षा व्यवस्था, न्यायपालिका, सेना और सिविल सेवाओं में यहूदियों को हटाने का अभियान चलाया। यहूदियों के इबादत स्थल सिनेगॉग को अपवित्र बताकर जला दिया गया। यहूदी कारोबार का बहिष्कार हुआ और ताले लगना शुरू हो गए। जल्द ही नुरेमबर्ग कानून 1935 पास कर दिया गया और यहूदियों की जर्मन नागरिकता ही खत्म कर दी गई। यहूदी व्यक्ति के किसी गैर यहूदी से शादी करने पर रोक लगा दी गई और ज़्यादातर राजनीतिक अधिकार खत्म कर दिए गए। जर्मनी में पिछले कुछ दशकों में जो भी कुछ हुआ वो काफ़ी गलत था। उसके लिए यहूदियों को ही जिम्मेदार ठहराया गया। महंगाई और पहले विश्व युद्ध में मिली हार के लिए भी यहूदी जिम्मेदार बताया गया। नाजियों ने दंगा भड़काया और 9 नवंबर 1938 की रात 267 सिनेगॉग नष्ट कर दिए गए। कम से कम 91 लोगों की हत्या कर दी गई। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अनगिनत यहूदी बिजनेस और घरों को तोड़ दिया गया। 30,000 से ज़्यादा यहूदियों को कंस्ट्रक्शन कैंपों में भेजा गया और ये कैंप मौत का घर कहलाते थे। हालात ऐसे बन गए कि यहूदियों के लिए जर्मनी छोड़कर अमेरिका समेत किसी दूसरे देश में भागना मुश्किल हो गया। 1939 में यहूदी आबादी वाले पोलैंड की तरफ हिटलर बढ़ा तो उनके लिए भोजन और मेडिकल सेवाएं बंद कर दी गई। भूख और बीमारी से वार्सो और लॉर्ड्स में लाखों लोग मारे गए। जनवरी 1942 में नाजी पोर्ट के सीनियर अधिकारियों ने यहूदियों के खिलाफ फाइनल सॉल्यूशन के लिए प्लान बनाया।
लाखों की संख्या में नाजी पहले से कैंपों में बंद किए जा चुके थे और जाहिर सी बात है वहीं से इसकी शुरुआत भी होनी थी। इसी के बाद शुरुआत हुई इंडस्ट्री या कहिए मशीनी हत्या की। काम करने वाले लोगों को जिंदा रखा जाता और बूढ़े, अपंगों और गैस चैम्बर में डाल दिया जाता। इनके सभी दस्तावेजों को नष्ट करने के लिए एक खास निशान बना दिया जाता। जिन्हें जिंदा रखना होता उन्हें बहुत थोड़ा भोजन दिया जाता। हाड़ कपाने वाली ठंड में बहुत कम कपड़े पहनने को दिए जाते। जैसे ही वे कमज़ोर होते उन्हें मार दिया जाता। 1943 के बीच तक डेथ कैंप में पहुंचने वाले लगभग सभी यहूदियों के मौत के घाट उतारने की खबरें सामने आ गई। एक दिन में करीब 5,000 शवों को जलाने के लिए इंतजाम किए गए थे। बाद में दुनिया भर के यहूदी इजराइल में बसे, लेकिन वो दर्द उन्हें भुलाया नहीं गया। कम लोगों को ही पता है कि जिस समय हिटलर यहूदियों का कत्लेआम कर रहा था, वहां से भागे कुछ यहूदियों को भारत ने बचाया था। दरअसल 5,000 जर्मन बोलने वाले यहूदियों ने 1933 से 45 के बीच यहाँ शरण ली थी। हालांकि ब्रिटिश उन्हें शक की नज़रों से देख रहे थे। उन्हें लगा था कि ये नाजियों के जासूस हो सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने यहूदियों के भारत आने की वकालत करी थी। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से आग्रह किया था कि ज़रूरतमंद यहूदियों को वीज़ा दिया जाए। वैसे भारत में यहूदी पहले से रह रहे थे। 8वीं सेंचुरी में पहली बार यहूदियों के भारत आने की जानकारी मिलती। कोच्चि और मुंबई जैसे शहरों में बड़ी संख्या में यहूदी रहने लगे और कोच्चि में भारत का सबसे पुराना सिनेगॉग भी। तो ऐसे में इजराइल का भारत के प्रति ऐसे सिंपैथी दिखाना कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं लगता। लेकिन उसके बाद बात वही आ जाती है कि कई सारे भारतीय ही ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं अपने ही देश के लिए सांप बने बैठे हुए हैं। उनके लिए क्या कर सकते हैं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।